हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। और आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा साइकोलॉजी पोर्शन, जो कि आप लोगों के नॉन मेडिकल टैट के अंदर पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके 30 क्वेश्चंस जो हैं साइकोलॉजी पोर्शन के हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर आप लोगों का जो है वो 24 नवंबर 2024 को, यानी कि आपको पता है कि साल में 2 बार आप लोगों का जो टैट है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो 2024 में जो नवंबर में हुआ था आपका टैट का एग्जाम, यानी कि आपका जो HP टैट नॉन मेडिकल का एग्जाम है, उसके साइकोलॉजी पोर्शन के क्वेश्चंस जो है हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, द टर्म इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब है आपके पास बुद्धि, हैज बीन डिफाइंड एज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली and to deal effectively with his environment by, यानी कि जो बहुबुद्धि या बुद्धिमता है, शब्द को उद्देश्यपूर्ण रूप से कार्य करने, तर्क संगत रूप से सोचने और अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किसी व्यक्ति की कुल या वैश्विक क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किसने बताया है? इस शब्द को इस ढंग से किसने यहाँ पे बताया है? इंटेलिजेंस को किसने बताया है? वेस्लर ने बताया है, वैगनन ने बताया है, स्टर्न ने बताया है, ये टर्मन ने बताया है। चारों के चारों नाम जो है आपके पास यहाँ पर इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज एनवायरनमेंट बाय। तो ये किसने दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें जो डेविड वेस्लर हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। This widely cited definition of intelligence was provided by David Wessler, the developer of the Wessler Adult Intelligence Scale। ये आपसे पूछ लिया जाता है WAIS की फुल फॉर्म क्या है, या ये किस चीज से रिलेटेड है। ये टेस्ट है हमारे पास, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म है, W आपका जो है वो वेस्लर के नेम पे है, तो वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इसकी फुल फॉर्म है। एंड वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, अगर आपसे WISC के नाम से अगर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, WISC अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वेस्लर इंटेलिजेंस ये किस चीज से रिलेटेड है? स्केल है आपका चिल्ड्रन से रिलेटेड, स्केल फॉर चिल्ड्रन। His definition emphasized intelligence as a global capacity। इसकी जो डेफिनेशन है वो बताती है कि इंटेलिजेंस क्या है हमारे पास, एज अ ग्लोबल कैपेसिटी encompassing वेरियस एबिलिटीज नीडेड टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द वर्ल्ड, कि हमें वर्ल्ड के साथ में, संसार के साथ में इफेक्टिवली इंटरेक्ट करना है। हमारी एबिलिटीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि संसार के साथ में हमें किस तरीके से जो है वो डील करना है, ये सारी हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा क्वेश्चन है, अगेन आपसे इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड मॉडल से रिलेटेड इन टर्म ऑफ द 3 फेज parameters along with their division in all falls into how many specific number of factors। यानी कि गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार 3 बुनियादी मापदंडों के साथ साथ उनके विभाजन के संदर्भ में मानव बुद्धि की संरचना कितने विशिष्ट कारकों में आती है? 120 कारक, 140 कारक, 150 कारक या 160 कारक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 150 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारा कुछ है। इनिशियली जो है SOI है आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, ये दिया है आपके पास गिलफोर्ड ने। ठीक है, इसमें शुरू में जो है वो 120 को जो है वो बताया गया था, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो चीज़ों को शामिल किया गया है ना। आपके पास 3 चीज़ें आई, ऑपरेशन आया, प्रोडक्ट आया, है ना, और इसी तरीके से आपके पास कंटेंट्स शामिल हुए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो चीज़ों को ऐड किया गया और लास्ट में यहाँ पे 150 फैक्टर्स आते हैं। और लास्ट में एक अगर आपके 150 ऑप्शन नहीं है तो आप 180 भी करेंगे, क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो 180 फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर सिंपल तौर के बारे में बात करें, जो मोस्ट कॉमन साइटेड नंबर है आफ्टर रिवीजन जो है यहाँ पे रिवाइज जब इसको किया गया था, तो 150 फैक्टर्स जो है यहाँ पर देखे जाते हैं। 180 ऑप्शन में ही नहीं था क्योंकि आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who among the following psychologists coined the term intelligence quotient है यहाँ पे, है ना, intelligent quotient और IQ for the first time in 1914? यानी कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने 1914 में पहली बार बुद्धि या जिसको हम क्या बोलेंगे IQ शब्द गढ़ा था? विलियम स्टर्न ने, एलम टर्मन ने, साइमन बिने ने या वुड्सवर्थ एंड मार्किस ने? तो यहाँ पे IQ के बारे में हम फॉर्मूला के बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला किसने दिया था, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो IQ का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम स्टर्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, याद रखेंगे आप। यहाँ पे क्रेडिटेड विद क्वाइनिंग द टर्म इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ इन्होंने 1914 में दिया था। ही प्रपोज्ड द फॉर्मूला ऑफ डिवाइडिंग मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि ये जो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज है ये भी आपके पास जो है वो स्टर्न ने ही दिया है, लेकिन जो इसका मल्टीप्लाई बाय 100 का फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया है। इसीलिए जब हमारे पास IQ का फॉर्मूला पूछा जाता है कंप्लीट, तो कंप्लीट IQ का फॉर्मूला आता है आपके पास टर्मन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IQ ऑफ अ गिफ्टेड पर्सन और अ जीनियस इज। तो देखो कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है इंटेलिजेंस से, तो इंटेलिजेंस का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति या प्रतिभाशाली व्यक्ति सेम ही चीज है आपके पास। यहाँ पे गिफ्टेड पर्सन बोल दो या जीनियस बोल दो, तो दोनों के लिए प्रतिभाशाली व्यक्ति ही यूज किया है। उनका IQ कितना होता है? 110 से 120, 140 से ऊपर, 90 से 110 के बीच, 120 से 140। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसका IQ 140 या 139 से ऊपर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? गिफ्टेड बच्चा कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको IQs बताए हुए हैं डिफरेंट तरीके के, कि स्कोर बिटवीन जिनका 90 से 110 होता है उनको हम एवरेज बोलते हैं, जिनका 110 से 120 होता है उन्हें अबव एवरेज बोलते हैं, जिनका 120 से 140 होता है उन्हें सुपीरियर रेंज के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स G and S इज गिवन बाय। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके टैट एग्जाम में। 2 कारक हैं G और S कारक का, तो ये किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थॉम्पसन, गिलफर्ड। गिलफर्ड ने तो SOI थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 2 फैक्टर के बारे में जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following very popular non-verbal group test of intelligence was developed in the UK? कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं कि एक टॉपिक से आप देख रहे हो 6ठा क्वेश्चन आपका जो है वो इंटेलिजेंस से ही स्टार्ट हो रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुत लोकप्रिय गैर मौखिक समूह है, यानी कि नॉन वर्बल, आप इसको अशाब्दिक भी बोल सकते हो, परीक्षण ब्रिटेन में विकसित किया गया था? तो आर्मी बीटा ब्रिटेन में किया था, शिकागो नॉन वर्बल किया था, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किया था, या CIE नॉन वर्बल ग्रुप इन टेस्ट इंटेलिजेंस किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो रेवन प्रोग्रेस मैट्रिसेस है ये आपका जो है वो US यानी कि ब्रिटेन में जो है वो डेवलप किया गया है। और ये भी आपने ध्यान रखना है ये जो है वो वाइडली यूज्ड फॉर नॉन वर्बल टेस्ट है ये ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या हुई आपकी? हमारी अमूर्त जो तर्क होता है, चिंतन होती है उस चीज की क्षमता के बारे में, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में, उन चीजों के लिए ये नॉन वर्बल टेस्ट है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन सी रेवन ने जो है इसे डेवलप किया था यूनाइटेड किंगडम UK में। द आर्मी बीटा टेस्ट जो है ये US में आया था। UK की बात कर रहे थे हम, सॉरी मैंने US बोल दिया ना पहले। ठीक है, तो ये US जो है US में हुआ है आपका आर्मी बीटा टेस्ट, और जो आपका रेवन प्रोग्रेसिव है जो इसका करेक्ट आंसर है वो UK यानी कि ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो मल्टी फैक्टर थ्योरी JP गिलफर्ड ने दी है। अभी हमने JP गिलफर्ड के बारे में बात की थी, उन्होंने तो SOI थ्योरी दी है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यही आपसे पूछा था, बट आगे देख लेते हैं।
टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी है, बिल्कुल सही है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी है, ये भी बिल्कुल सही है। सैम्पलिंग थ्योरी जो है थॉमसन ने दी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है यही यहाँ पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी आपके पास सारी ऑप्शंस सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है यहाँ पे। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। He proposed that intelligence is not a क्या कहा गया है, सिंगल, कि इंटेलिजेंस सिंगल नहीं है, जनरल एबिलिटी, बट रेदर अ कलेक्शन ऑफ मैनी स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट मेंटल, बहुत सारे मेंटल एलिमेंट्स का कलेक्शन है और फैक्टर्स का कलेक्शन है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखो अभी तक हम जितनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमारे 7 क्वेश्चन हमने देखे और 7 के 7 क्वेश्चन जो है वो इंटेलिजेंस टॉपिक से ही पूछे गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक रहता है। तो दोस्तों जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जो कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, हमारे साथ में जो है रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ को देखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो एक नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। यहाँ पे नंबर है आपके पास 7018186561। इस नंबर पर आप जो है वो कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस को देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स को ही परचेज करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अगर नहीं देखना चाहते हैं, आपको नहीं टाइम लग सकता है, इस नंबर पर कॉल करो। आप वो आपको वहां से बता देंगे कि आपको किस किस तरीके से कोर्स को परचेज करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक के थ्रू आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप अपने आप भी जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर ये तो रही रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में बात, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहता है तो आप लाइव क्लासेस को भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। लाइव क्लासेस के अलावा आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। बाद में अगर आप लोग लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं और गाइडेंस आप लोगों को 24/7 यहाँ पे रहती है। कंप्लीट कोर्स की फीस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कोर्स की फीस आप लोगों को जो है वो 3000 रुपीज पे करनी है। वन टाइम फीस है जब आप लोगों को कोर्स को परचेज करना है, ठीक है। उसके बाद कोई फीस नहीं चार्ज की जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन असाधारण बच्चों की श्रेणी में शामिल नहीं है। असाधारण बच्चे हुए आपके, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड है उसमें किसको नहीं रखा जाता है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उनको हम जो है एक्सेप्शनल नहीं बोलेंगे, बैकवर्ड स्टूडेंट को नहीं बोलेंगे, है ना, या फिजिकल स्ट्रॉन्ग जो चिल्ड्रन है, फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग है उनको नहीं बोलेंगे, या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनको नहीं बोलेंगे। तो कौन है जिसको नहीं बोलेंगे, किसको हम असाधारण बच्चों की श्रेणी में नहीं रखेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो बच्चे क्या है हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग है उनको क्यों बोलेंगे असाधारण, है ना, यानी कि जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ये सारे वीक है कि ये बैकवर्ड चिल्ड्रन है, पिछड़े बच्चे हैं, किसी ना किसी तरीके से पिछड़े हुए हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं, ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ये भी अपने आप में एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। ये कुछ ही बच्चे होते हैं इनकी तरह, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज not included in specific provision for the education and the adjustment of the gifted children। शिक्षा के लिए विशेष प्रावधानों और प्रतिभाशाली बच्चों के समायोजन में क्या शामिल नहीं है? ग्रुप एबिलिटी यानी कि समूह क्षमता नहीं है उनमें, एक्सेलरेशन नहीं है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम नहीं है, रेमेडियल एजुकेशन नहीं है। तो कौन जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों के समायोजन में क्या चीज यहाँ पर शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन often includes grouping by ability, acceleration, moving ahead in curriculum and enriched environmental program. Remedial education is designed for children
who are struggling academically, जो रेमेडियल एजुकेशन होती है ना, वो उन लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है जो कि अकेडमिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल हैं, एंड नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू कैच अप, और किसी चीज़ को जो है वो प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की जिन्हें ज़रूरत होती है, विच इज़ द अपोजिट ऑफ द नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन की नीड के ये बिल्कुल अपोजिट होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी रेमेडियल एजुकेशन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक के लिए विशेष प्रावधानों में प्रतिभाशाली बच्चों के समायोजन में क्या शामिल नहीं है। तो उनमें ग्रुप एबिलिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी है, लेकिन ये रेमेडियल एजुकेशन नहीं है, ये उनसे बिल्कुल विपरीत होती है, ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द टर्म फिजिकली हैंडीकैप्ड इंप्लाइज, जो शारीरिक रूप से विकलांग शब्द का अर्थ क्या है। जो ब्लाइंड बच्चा है उसको हम बोलेंगे, डेफ या डम्ब बच्चा है जो बहरा और गूंगा है, या मसलो एंड ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड बच्चा है जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, या ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा क्या है, जिसको कि थोड़ी क्या है, चलने फिरने से रिलेटेड है, और भी आपके पास, तो सारी की सारी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया है, द टर्म फिजिकली हैंडीकैप्ड थ्रू फिजिकली डिसेबल्ड। तो फिजिकली डिसेबल्ड जो देख नहीं सकता है फिजिकली डिसेबल्ड है, जो सुन नहीं सकता है वो भी फिजिकली डिसेबल्ड है, जो चल फिर नहीं चल सकता है वो भी डिसेबल्ड है ना। तो सारे के सारे करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द साइंस एंड द प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट इन द साइंटिस्ट और एटलिस्ट practitioner who uses scientific methods and information resulting from scientific investigations. This definition is given by, definition है, बाकी कुछ नहीं बोला है कि मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान है और ठीक से प्रशिक्षित वैज्ञानिक है, या कम से कम व्यवसायी जो वैज्ञानिक तरीकों और वैज्ञानिक जांच से उत्पन्न जानकारी का उपयोग करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने, एनएल मून ने दी है, या वुड्सवर्थ ने दी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मून आप लोगों ने जो है ऑप्शन नाम सुना होगा, मून या सम जग का टाइम ये जो है वो मन भी देखने को मिलती है। ठीक है, इन्होंने जो है इस चीज के बारे में बताया है। ठीक है, जो यहाँ पे वुंट है, वुंट ने ये फाइंड, इसके अलावा बाकी ऑप्शंस की अगर हम नजर दें तो जो विलियम वुंट है इन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। जेम्स इज एसोसिएटेड विद फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद से रिलेटेड है। वुडवर्थ की बात करें तो ये डायनामिक साइकोलॉजी के नाम से इन्होंने काम किया था। पर्टिकुलर डेफिनेशन फ्रॉम जो मन है उनकी ये डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन एन एक्चुअल लेबोरेटरी सेटअप हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वास्तविक प्रयोगशाला में सेटअप में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किसने कुत्तों पर किया था। तो कुत्ते के ऊपर पैवलव ने किया था, सलाइवेशन ऑफ डॉग के ऊपर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे हैं, आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अगेन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिक्सन है, जीन पियाजे है, फ्राइड है, कोहलबर्ग है। तो जीन पियाजे हैं जिन्होंने 4 स्टेजेस आप लोगों के पास दी है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर या संज्ञानात्मक विकास के अंदर। ये कहते हैं कि बच्चा जो है खुद से चीजों को क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है, करके सीखेगा बच्चा। तो यहाँ पे जो ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये बताई गई है। आउटलाइनिंग डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन्फेंसी टू एडल्टहुड इन्होंने बताई है, वॉज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे ने दी है। एरिक एरिक्सन को जो है साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। सिगमंड फ्राइड को साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। 4 नाम आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द 5th स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट
जो आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट दी है एरिक्सन ने। फोर्थ स्टेज है आपके पास जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, स्टार्ट्स विद। वो कितने से कितनी एज के बीच में चलता है आपका आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन, कि मेरा क्या रोल है, मेरी क्या पहचान है, उस चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास सिद्धांत पहचान बनाम भूमिका भ्रम हो जाता है। उसका 5वां चरण किसके साथ शुरू होता है? 3 से 6 साल, 12 से 20 साल, 22 से 45 साल, 45 से 65 साल। तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो कि 45 साल के बाद में या इसमें जो है वो पहचान करने लगेगा, इसमें कोई पहचान करेगा, इसमें कोई पहचान करेगा? इनमें तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो बहुत छोटी है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे कहाँ पर हमें अपनी पहचान का जो है वो संकट रहता है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब किशोरावस्था में बच्चा होता है ना, तो 12 से 18 के बीच में वो वाली चीज है। तो यहाँ पे 12 से 20 दिया हुआ है आपके पास करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से आप इन चीजों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not the function of an educational psychology with regard to teaching? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के संबंध में शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? शैक्षिक मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम कौन सा नहीं है? बच्चे को जानना, टू नो द चिल्ड्रन, टू सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना जो विषय वस्तु है और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जो अधिगम के अनुभव है। तीसरा है टू अरेंज सूटेबल लर्निंग सिचुएशंस को एंड एनवायरनमेंट को, जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, उसको अरेंज करना। टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराना एनिमल के ऊपर, टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ताकि लर्निंग के प्रोसेस को फास्ट किया जा सके। तो कौन सा नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी हमारे पास जो है वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड्स कंस्टिट्यूशन, मेकअप, सोमैटिक स्ट्रक्चर, फिजिक and body chemistry influence his growth and development throughout his life. Which of the following factors influence the growth and development? एक बच्चे का जो संविधान है, यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी जो दैहिक संरचना है, फिजिक है, बॉडी है, काया और शरीर, रसायन विज्ञान उसके पूरे जीवन में उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर, हेरिडिटरी फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हम यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं? उसके शरीर के रसायन विज्ञान से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फिर से मैं दिखा देती हूँ। तो जो बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड हो जाएगा ये। इसकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो बता देती हूँ, क्या कहा गया था यहाँ पे। The description explicitly mention constitutional makeup, somatic expressions, structure, physique and body chemistry, all of which fall under the category of biological and constitutional factor. While जो heredity है ये एक biological factor है, option A is broader and more compensing. एनकम्पेशरी, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ज्यादा जरूरत है, मतलब ये बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए हमने इस चीज को रखा है। ठीक है, हेरिडिटी हमारा सिर्फ बायोलॉजिकल है, लेकिन जो बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है वो हमारे पास जो है बहुत ही एनकम्पेशिंग है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। इमोशनल क्या है? एक एनवायरमेंटल है। ऑलरेडी फैक्टर्स आर ऑल्सो क्रूशियल बट आर नॉट द फैक्टर ऑफ द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट, मतलब ये इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मतलब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ अ टीचर। यहाँ पे टीचर का रोल नहीं है इन फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका बच्चे के विकास को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की भूमिका नहीं है? डायग्नोज द चाइल्ड एप्टीट्यूड एंड पोटेंशियलिटीज, बच्चे के पोटेंशियल को ढूंढना, क्या ये जो है विकास को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ये तो है। हेल्पिंग इन द सेटिंग ऑफ प्रॉपर गोल्स फॉर फ्यूचर लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की फ्यूचर लाइफ के लिए गोल सेट करना। प्रोवाइडिंग ड्यू एनकरेजमेंट एंड रेनफोर्समेंट, प्रोवाइड कराना। डिस्कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू द एजुकेशन, डिस्कवर करना एक रेंज ऑफ बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को एज रिलेटेड टू एजुकेशन, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, ये बोला गया है।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये नहीं है, बाकी सारी की सारी हमारे पास है, यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, बच्चे को डायग्नोस करना, उसके पोटेंशियलिटीज को जो है उनको एनकरेज करना, उनकी हेल्प करना है प्रॉपर गोल फ्यूचर के लिए सेट करने के लिए, उनको एनकरेज करना, रेनफोर्स करना। यहाँ पे तो बोला है कि बिहेवियर के रेंज को, उसकी पर्सनैलिटी को जो शिक्षा से रिलेटेड है उसी को डेवलप करने के बारे में बोला था, तो ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो वो सारी की सारी की एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। क्या बोला है 18th क्वेश्चन में, क्या कहा गया है? पीयर ग्रुप रिलेशनशिप इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीरियड ऑफ, यानी कि जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप का मतलब है सहकारी समूह, संबंध की अवधि की एक विशेष विशेषता है। किसकी है? सहकारी समूह, पीयर ग्रुप जिसमें बनते हैं अडल्टहुड में, एडोलेसेंस में, लेटर चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीयर ग्रुप है आपके पास यहाँ पर, वो एडोलेसेंस के अंदर बनते हैं। ऐसे पक्के दोस्त बनते हैं जो कि बोलते हैं ना कि छूटते नहीं हैं, काफी लंबे समय तक जो है वो बनी रहती है इनकी दोस्ती। While peer relationship are present throughout life, the intense focus and significance of peer group relationship as a source of identity, support and social influence is a particularly defining characteristics of adolescence, किशोरावस्था यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, पहली बार शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को किसके द्वारा पेश किया गया था? फ्रॉबेल ने, रूसो ने, पेस्टोलॉजी ने, स्टेनले ने। किसने जो है वो साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसीज है, प्रवृत्ति को जो है वो पेश किया है? ऑप्शन नंबर सी, पेस्टोलॉजी ने जो है वो पेश किया है। याद रखिएगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ। इनका पूरा नाम है आपके पास जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी is considered a pioneer in incorporating psychological principles। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं शिक्षा के अंदर, उनके अग्रदूत के रूप में या फादर के रूप में इन्हें जाना जाता है। हे एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर, शिक्षण के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस के ऊपर फोकस किया है। एंड नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। और इन्होंने नेचुरल डेवलपमेंट, जो बच्चे की जो सामान्य प्रकृति के ऊपर जो है या नॉर्मल तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया है। उसकी उपयोगिता क्या रहती है, उन चीज़ों के ऊपर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं लर्निंग के, उस चीज़ के ऊपर, यानी कि मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में, पक्षों के भी ऊपर भी इन्होंने फोकस किया है शिक्षण के प्रति, टीचिंग के ऊपर। जो फ्रॉबेल है, इन्होंने किंडरगार्टन स्कूल के बारे में बताया है, किंडरगार्टन प्लेवे मेथड के बारे में। रूसो जो है वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के ऊपर इन्होंने एम्फेसाइज किया है, एम्फेसाइजिंग ये नेचुरल डेवलपमेंट के ऊपर ये भी फोकस करते हैं। एंड जो स्टेनले हॉल है फॉर एडोलेसेंट साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम किया है, एडोलेसेंट साइकोलॉजी के लिए। पेस्टोलॉजी वर्क प्रिडेट एंड इन्फ्लुएंस्ड सम ऑफ दीज, इनमें से पेस्टोलॉजी ने बताया है, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा गया है? The role of the teacher in solving the problems of adolescent in education is as, शिक्षा में किशोरों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार है। फिलोसोफर है, गाइड है, फैसिलिटेटर है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे शिक्षक जो है वो इन सभी तरीके से काम कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये फिलोसोफर भी होता है, फैसिलिटेटर भी होता है, गाइड की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या कहा गया है? एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग, कोई भी एक्टिविटी जिसको हम लर्निंग बोल रहे हैं, सो फार एज इट डेवलप द इंडिविजुअल इन एनी रिस्पेक्ट गुड और बैड एंड मेक हिज लेटर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड अदरवाइज हैव बीन। दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय, डेफिनेशन पूछिए कि किसने दी है। किसी भी गतिविधि को सीखना कहा जा सकता है, कोई भी चीजें हमने की उसको हम बोल रहे हैं सीखना, क्योंकि यह व्यक्ति किसी भी संबंध में अच्छा या बुरा हो, कोई भी चीज है उसको विकसित कर सकता है, अच्छा या बुरा विकसित कर रहा है मतलब, तो उसके बाद के व्यवहार और अनुभवों को अलग बनाता है जो वे अन्यथा होते, मतलब हो सकते थे वो होते, वो अलग बना रहा है उन चीजों को, हो भी सकता था वो वैसे होते, नहीं भी हो सकता, ऐसा बोला जा रहा है।
तो ये डेफिनेशन किसने दी है? गार्डनर मर्फी ने दी है, हिलगार्ड ने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है, वुड्सवर्थ ने दी है। तो किसी भी चीज को अगर लर्निंग हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट एस वुडवर्थ जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा गया है? सिग्नल लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग, SR लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएटेड लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, learning of concept, learning of principles and problem solving are the specific hierarchical order of an alternative basic adopted by, यानी कि सिग्नल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, SR लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, अवधारणाओं का सीखना, सिद्धांतों का सीखना और समस्या समाधान विशिष्ट पदानुक्रमित क्रम है, हिरारिकल ऑर्डर है। किस चीज का है? गैगने का है, थॉर्नडाइक का है, पैवलव का है, स्किनर का है। बिल्कुल सही, जो आपका ऑप्शन नंबर ए गैगने है, तो गैने ने ये सारी चीजें दी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है ये हिरारिकी दी है यहाँ पे लर्निंग की। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा गया है यहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स आर द आइडिया पुट फोर्थ बाय। निरंतर, निश्चित अंतराल, निश्चित अनुपात और परिवर्तनीय सुदृढ़ीकरण यानी कि रेनफोर्समेंट अनुसूचियां निम्नलिखित विचारों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। किसने? लेविन ने दी है, वॉटसन ने दी है, स्किनर ने दी है या कोहलर ने दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्किनर से रिलेटेड है ये, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट जो है ऑप्शन नंबर सी है, स्किनर हमारा, इन्होंने दी है। स्किनर से रिलेटेड यहाँ पर ये जो आपके फिक्स्ड इंटरवल रेशोज, फिक्स्ड रेशोज, ये सारे कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए हैं। द डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, continuous, fixed interval, fixed ratio, variable interval, variable ratio are a fundamental concept is given by B.F. Skinner. Theory of operant conditioning भी इन्होंने दी है। These schedules describe how often, अक्सर जो है कितनी बार हो रहे हैं, एंड अंडर व्हाट कंडीशंस, किस कंडीशन में रेनफोर्समेंट इज डिलीवर्ड, जो आपका पुनर्वलन है वो प्रोवाइड किया जाता है, एंड दे हैव प्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स, और इनके जो है वो परिकल्पनात्मक प्रभाव होते हैं ऑन द रेट एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर का पैटर्न है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहा गया है? Which of the following is not the Thorndike's major law या primary law of learning? इनमें से कौन सा नहीं है? प्राथमिक लॉ कौन सा नहीं है? The law of selecting an activity, the law of readiness, the law of effect, the law of exercise। ऑप्शन ए नहीं है, बाकी सारे के सारे हमारे प्राइमरी लॉज के अंदर आते हैं। तो हमने प्राइमरी 3 लॉ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में दिए थे, वही हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के लॉज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज humanistic learning theory, self-actualization need of a man are placed at। जो मैस्लो के मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार एक आदमी की आत्मबोध यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, सेल्फ एक्चुअलाइज करता है वो लास्ट पे कि मैंने क्या चीजें प्राप्त की, मुझे क्या रह गया है लाइफ में करने को, वो चीजें की आवश्यकता को यहाँ रखा गया है। लोअर मोस्ट लेवल है, इस तरीके से मैस्लो की थ्योरी है। 5 यहाँ पर जो है इन्होंने स्टेजेस बताई हैं। तो लोअर मोस्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है या टॉप मोस्ट लेवल है। तो इसका वैसे तो हमारे पास अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन अगर हम ऑफिशियल आंसर के बारे में बात करें तो वहां पे इस में से जो है सारी ऑप्शंस को गलत बताया गया है, लेकिन हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। टॉप मोस्ट लेवल होता है क्योंकि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ पर 5% जो है पीपल ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो आप। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मैस्लोज हायरार्की। इट रिप्रेजेंट द ड्राइव टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, फुलफिलिंग वंस फुल पोटेंशियल। देयरफॉर इट इज द प्लेस एज द टॉप मोस्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। Learning can be defined as a process of bringing relatively permanent changes in the behavior of the learners through experience or practice by examining
This definition carefully. The learner's process is centrally on the element of. अधिगम को अनुभव या अभ्यास के माध्यम से शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस परिभाषा की सावधानी पूर्वक जांच करके सीखने की प्रक्रिया के तत्वों पर केंद्रित है। द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मेन एंड मैटरनल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट जो है वो मेंशन किए हुए हैं, तो जितने यहाँ पे मेंशन किए थे सारे के सारे हमारे जो है वो लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। जो लर्निंग है, जो लर्निंग के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे, एंड जो मैन एंड मटेरियल सोर्सेज हैं ये सारे के सारे यहाँ पे शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ दी अबव भी बोल सकते थे हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहा गया है देखते हैं। द प्रोसेस वेयर टीचिंग इज बेस्ड ऑन स्टडिंग द चाइल्ड्स first carefully and then to plan the activities for instructions is called। वह प्रक्रिया जहां शिक्षण पहले बच्चे के ध्यान से अध्ययन करने और फिर निर्देशों के लिए गतिविधियों की योजना बनाने पर आधारित होता है, वो कहा जाता है, उसे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन बोलेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलेंगे, एक्टिविटी सेंटर्ड बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव। जहां शिक्षण पहले बच्चे के ध्यान से अधिगम, मतलब प्रोसेस वेयर टीचिंग इज बेस्ड ऑन स्टडिंग द चाइल्ड्स फर्स्ट, पहले बच्चे के बारे में सोचते हैं केयरफुली, एंड देन टू प्लान द एक्टिविटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस, फिर हम उसके बाद सोचते हैं। तो बच्चे के अकॉर्डिंग वो चाइल्ड सेंटर्ड है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन करेक्ट होगा। बच्चे के ध्यान में रखा जाता है तो बच्चा जो है वो ज्यादा चीजों को यहाँ पे सीखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस and to bring them in the field of consciousness sometimes after the experiences have occurred in term memory, this definition is given by। definition पूछी है वह शक्ति जो हमें अपने अनुभवों को संग्रहित करने के लिए है और अनुभवों के होने के बाद कभी कभी उन्हें चेतना के क्षेत्र में लाने के लिए स्मृति कहा जाता है उसे, कि हमें उस चीज की स्मृति है, याद है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी है? स्टाउट ने दी है, वुडवर्थ ने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है, या रायबर्न ने दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, रायबर्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायबर्न ने, WM रायबर्न जो है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आज का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एबिंगहॉस। एबिंगहॉस जो है मेमोरी और फॉरगेटिंग से रिलेटेड है। एबिंगहॉस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, द परसेंटेज ऑफ मटेरियल फॉरगोटन आफ्टर 31 डेज लैप्स ऑफ टाइम इज, यानी कि एबिंगहॉस के भूलने की अवस्था के अनुसार 31 डेज के समय के अंतराल के बाद भूली हुई सामग्री का प्रतिशत है। कितना परसेंट भूल जाता है व्यक्ति 31 डेज के बाद में? 75%, 79%, 72% या 66%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 79% जो है यहाँ पर जो है वो व्यक्ति भूल जाता है। ठीक है, हर्मन एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व इलस्ट्रेटेड द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज फॉरगोटन ओवर टाइम, कि समय के साथ में जो व्यक्ति है वो चीजों को भूलता चलता है। इफ देयर इज नो अटेम्प्ट टू रिटेन इट, अगर हम उसको वापस याद करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। वाइल द एग्जैक्ट परसेंटेज कैन वेरी स्लाइटली, अगर हम एग्जैक्ट परसेंटेज के बारे में बात करें, वाइल, हालांकि जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो वेरी कर जाती है थोड़ी बहुत, डिपेंड करती है ऑन द स्टडी एंड टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर कि क्या स्टडी मटेरियल है। एबिंगहॉस ओरिजिनल रिसर्च शो अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन रिटेंशन, कि ध्यान की चीज को जो है ड्रॉप करती है शॉर्टली आफ्टर लर्निंग, विद फॉरगेटिंग कंटिन्यूइंग एट अ स्लोअर रेट। विद, अगर हम फॉरगेटिंग के उस पे देखें तो ये कंटिन्यूटी पे, स्लो रेट पे जो है वो चीजें भूलती रहती है कंटिन्यूसली। बेस्ड ऑन टिपिकली रिप्रेजेंटेशन ऑन हिज कर्व, द परसेंटेज ऑफ मटीरियल फॉरगोटन आफ्टर 31 डेज इज अप्रोक्सीमेट 79%। आज का हमारा जो 30th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीक नहीं है इन द क्लासरूम सिचुएशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कक्षा की स्थिति में अभिप्रेरणा की तकनीक नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है,
क्या ये जो है वो मोटिवेशन की नहीं है? एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट, कि एक एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन होनी चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, कि कैप्चर करना और बनाए रखना अटेंशन को, क्या ये मोटिवेशन का नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड, कि एक प्रॉपर एटीट्यूड को डेवलप करना, क्या ये जो है वो कक्षा की स्थिति में अभिप्रेरणा की एक टेक्निक नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर कक्षा की स्थिति में मोटिवेशन कहाँ से नहीं होगी? अगर चाइल्ड सेंटर्ड होगी तो बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी, एप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन होगी तो मोटिवेशन मिलेगी, प्रिंसिपल ऑफ कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, कि अगर उनकी प्रॉपर जो है यहाँ पे चीजें जो है वो बनाई जा रही हैं तो क्या होगा? अटेंशन अगर है उसमें, तो अटेंशन तो तभी होगी ना जब आप उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहे हो, है ना। ऑप्शन दिखा देती हूँ मैं आपको कि प्रिंसिपल ऑफ कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन, अटेंशन तो तभी होगी अगर उनका इंटरेस्ट होगा। अभी यहाँ पे मोटिवेशन होगी तभी तो होगा, मोटिवेशन ही नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड, अगर प्रॉपर एटीट्यूड उनका होगा तभी तो, प्रॉपर एटीट्यूड होगा, इंटरेस्ट होगा, तभी चीजों को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तभी वो मोटिवेटेड होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यहाँ पे ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन ये भी है कि अगर हम कैप्चर कर रहे हैं, जो प्रॉपर अटेंशन अगर बना रहे हैं तभी उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी। लेकिन अगर प्रॉपर एटीट्यूड है, प्रॉपर एटीट्यूड को विकास करना है किसी चीज का, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम इस चीज की देख लेते हैं, मैंने आगे पीछे आप लोगों को थोड़ा सा कर दिया था। तो देखो क्या कहा गया है, सिर्फ हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बाल केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यह दृष्टिकोण छात्रों की विशिष्ट रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीखने के केंद्र में रखता है, अगर तभी तो वो मोटिवेट होंगे। यह एक शक्तिशाली प्रेरक तकनीक है क्योंकि यह स्वनिर्देशित सीखने को निर्देशित कर रही है, उसको प्रोत्साहित कर रही है और बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करती है। तो ये भी मोटिवेशन की एक टेक्निक है। दूसरी है उपयुक्त शिक्षण परिस्थितियां, लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड एनवायरनमेंट। तो प्रेरणा के लिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, अनुकूल शिक्षण वातावरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पष्ट शिक्षण लक्ष्य वाली एक आरामदायक, सुरक्षित और सम्मानजनक कक्षा छात्रों को व्यस्त रहने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती है। तो ये भी मोटिवेशन का हमारे पास एक टेक्निक है। तीसरी थी ध्यान आकर्षित करने और बनाए रखने का सिद्धांत। तो छात्रों को ध्यान आकर्षित करना है और उसे बनाए रखना शिक्षण और प्रेरणा का मूलभूत पहलू है, कि उनका ध्यान बनाए रखना है हमें। तो जब छात्र किसी विशेष में रुचि रखते हैं, उनके प्रति जिज्ञासु होते हैं, तो वो सीखने के लिए और ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं अगर उनको एनवायरनमेंट वैसा दिया जा रहा है। लास्ट था हमारा उचित दृष्टिकोण का विकल्प। यद्यपि सीखने के लिए एक उचित दृष्टिकोण आवश्यक है, यह प्रभावी प्रेरक तकनीक का जो है वो परिणाम है, ना कि स्वयं एक तकनीक है। बोला जा रहा है कि यह प्रभावी प्रेरक तकनीकों का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कि एक प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए। इंग्लिश में बताती हूँ मैं आपको, हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड। ये एक रिजल्ट है कि एक डेवलप होता है आपका एक प्रॉपर एटीट्यूड, ना कि ये खुद एक अपने आप में टेक्निक है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके आगे करेंगे हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास के सेंटर में भी बताया था, मैं अभी आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगी कि कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो क्लासेस को परचेज करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस को भी परचेज करना चाहते हो तो आप जो है एक नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ 7018186561। इस नंबर पर आप लोगों ने जो है वो कॉल कर देनी है, व्हाट्सएप पर मैसेज आप यहाँ पे कर सकते हो। और आप जो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को डाउनलोड करके भी ऐप को इंस्टॉल करके भी आप कोर्स को वहां से परचेज कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा अगर आपको लिंक के थ्रू कोर्स को परचेज करना नहीं आए, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। पहले कोर्स की फीस के बारे में बात करूं तो कोर्स की कंप्लीट फीस आप लोगों के पास जो है वो 3000 रुपीज है। और इसके अलावा आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं और उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पे कोर्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी कुछ भी अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग पूछना है, क्लासेस के रिगार्डिंग पूछना है, तो इस नंबर के थ्रू आप ये सारी चीज़ें जान सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।